नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। लोकसभा के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर पद को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तनाव जारी है, गतिरोध है। सरकार का दावा यह है कि वो स्पीकर पद के लिए सर्वसहमति बनाने का प्रयास कर रही है, तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कहते हैं कि सरकार इंडिया गठबंधन के नेताओं को अपमानित कर रही है। सरकार और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर सकारात्मक रूप से सहयोग न करने के आरोप भी लगाते हैं। 72 सालों में तीसरी बार स्पीकर पद के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। 1974 के बाद अब 2024 में एक बार फिर से स्पीकर पद पर चुनाव होने जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की साथी टीएमसी आरोप लगा रही है कि स्पीकर पद पर उम्मीदवार खड़ा करने से पहले कांग्रेस ने हमसे राय नहीं ली। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष का इस मुद्दे पर क्या है कहना, वार पलटवार सुनिएगा। राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सबसे बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, उनका सम्मान करता हूं। कल से लेकर आज तक मुझे 3 बार हमारी बात। हमारी राय पार्टी की है, वो है कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो और बाकी बातें अभी सब सामने हैं। जो सब दिन से लोकतांत्रिक परंपरा और मूल्य रही है और उस मूल्यों को भी आप खत्म करेंगे। हर परिस्थितियों में आपको डिप्टी स्पीकर देना चाहिए। किसी पक्ष का ये चुनाव नहीं होता। स्पीकर का जो पद है वो पूरे सदन के लिए होता है। तो आपने सुना इस बारे में क्या कहा गया तमाम नेताओं की तरफ से, लेकिन इसके साथ ही कई सवाल हैं। आज उन सवालों का जिक्र दहाड़ में करेंगे। सवाल यह है कि आखिर क्यों सर्वसम्मति न बन पाने से परंपरा तोड़ी जा रही है। सवाल यह भी है कि स्पीकर पर रण लोकसभा में पहला शक्ति परीक्षण, संसद शुरू होने से पहले ही आरोप प्रत्यारोप आखिर क्यों तोड़ी जा रही है सर्वसम्मति की परंपरा। इंडिया में आपस में फूट, सरकार के खिलाफ कैसे होंगे एकजुट। पक्ष विपक्ष दोनों ही सहमति चाहते हैं, तो फिर चुनाव की जरूरत क्यों पड़ी इस पद के लिए। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल मौजूद है। अब से थोड़ी देर में बीजेपी की प्रवक्ता रुचिका अग्रवाल हमारे साथ जुड़ जाएंगी। कांग्रेस के प्रवक्ता नीरज मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज किदवई साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। जेडीयू के नेता मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर रमनीश वत्स जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और शुरुआत रमनीश वत्स जी आज आप ही के साथ करूंगी, क्योंकि सवाल यह है कि सर्वसम्मति क्यों नहीं बन पाई। सवाल यह है कि आखिर एक परंपरा को क्यों तोड़ा जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर क्यों ऐसा तीसरी बार होने जा रहा है कि चुनाव कराने पड़ रहे हैं। आपको इसके पीछे की वजह क्या समझ में आती है, क्योंकि दोनों ही कंस्ट्रक्टिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर फिर भी है। देखिए, इसमें मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी भी तरह का विरोधाभास का स्वर विपक्ष के तरफ से आना चाहिए। सबसे पहली बात है, विरोधाभास तभी होना चाहिए जब आपको लगता है कि आप बहुमत साबित कर लेंगे। आपके देखिए टोटल सदस्यों की संख्या यदि 233 है और उसमें भी आप टीएमसी को आपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया और ना ही आपने शरद पवार जी को कॉन्फिडेंस में लिया, तो आप यदि देखा जाए तानाशाही की बात भी हो रही थी। लगातार आप देखिए कि इस तरह की चीजें हो रही कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा तानाशाही की यदि बात होनी चाहिए तो सबसे पहले शुरुआत तो आपको याद होना चाहिए कि फिर जवाहरलाल नेहरू के ऊपर भी प्रश्न उठेगा। 1952 की बात करें, चाहे 1957 की बात करें, चाहे हम 62 की बात करें, 67 की बात करें, तो फिर तानाशाही का आरोप तो जवाहरलाल नेहरू जी के ऊपर भी लगेगा। लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर भी तानाशाही का आरोप आप लगा रहे हैं। उसके बाद इंदिरा गांधी जी के ऊपर भी तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन परिपाटी तो फिर तानाशाही की यदि बात करूं, मेरा मानना है कि तानाशाही की तो शुरुआत के आज देखिए 50वां वर्ष हम के रूप में हम आज देख रहे हैं कि संविधान का गला घूंटा जिस रूप में गया था इमरजेंसी लगा करके, तो मुझे लगता है कि उससे बड़ा तानाशाही तो हो ही नहीं सकता। उससे बड़ी कोई परिभाषा देखें, उससे बड़ी कोई संज्ञा कहें, तो मुझे लगता है तानाशाही का तो कोई प्रारूप हो ही नहीं सकता। जो इमरजेंसी के दौरान चाहे आप मीडिया की बात करें, मीडिया तंत्र की बात करें, चाहे आप लाखों ऐसे लोग जो थे उनको
उनको नसबंदी की बात करें, चाहे उनको जेलों में ठूस दिया गया, इस तरह की चीजें जो हुई, आज भारतीय जनता पार्टी के पास 293 सीट है, आप बहुमत साबित नहीं कर सकते, तो आपको तो सबसे पहले के सुरेश को आपको सामने लाना ही नहीं था। लाने का तर्क तब बनता है जब आपको लगता है कि आप बहुमत में हैं। सबसे पहली बात है कि आप अपने खुद इंडिया अलायंस, अपने घटक को ही जब आप कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हैं, फिर आप दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे होते हैं, तो तानाशाह सबसे बड़े यदि कोई हैं तो है राहुल गांधी और उनकी पार्टी है। नहीं, वो तो संविधान लेकर आते हैं जब शपथ लेते हैं, और वो कहते हैं कि इसको बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए ये लड़ाई जारी रहेगी। नीरज जी, जिस बात का जिक्र अभी रमनीश वत्स ने कहा, मैं तो सीधे सीधे कहती हूँ कि अभी तो संसद शुरू हुई है, स्पीकर का चुनाव होना है, क्यों आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है? क्यों राहुल गांधी को आकर ये कहना पड़ रहा है कि विपक्ष का अपमान कर रही है मोदी सरकार? पूर्णिमा जी, मैं आपके सारे सवालों का जवाब देता हूं, लेकिन मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिएगा। मुझसे पहले जो बोल रहे थे वो राजनीतिक विश्लेषक हैं, अगर तो उनको शायद दोनों पक्षों की बात करनी चाहिए थी। अब मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह के आपका और ऑडियंस का समय नहीं खराब करूंगा। अब मैं लौटता हूं आपके सवाल पे। देखिए, जिस संविधान के बारे में बार बार बात हो रही है, उसी संविधान के अंदर ये प्रावधान है कि स्पीकर के चुनाव की एक प्रक्रिया है। आज तक कस्टमरी तरीके से दोनों पक्ष साथ में बैठते थे और चुनाव कर लेते थे सर्वसहमति से, लेकिन ये सर्वसहमति तब बनती थी जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर भरोसा करता था। आज क्या सिचुएशन है आप समझिए। इस सदन की जो शुरुआत हुई, उसमें जब प्रोटेम स्पीकर बनाने की बारी आई, जबकि प्रोटेम स्पीकर के बारे में आप जानते हैं कि उसमें कोई ऐसी संवैधानिक ताकत नहीं है जिसकी वजह से हाउस के नंबर्स में कुछ भी चेंज हो पाता, लेकिन सत्ता पक्ष ने एक 8 बार के सांसद जो दलित समुदाय से आते हैं उनको प्रोटेम स्पीकर बनने से रोक दिया, तो उन्होंने उस कस्टम को वहां तोड़ा। अब जब बात आई, सबने कहा कि देखिए ये कस्टम है कि पिछले 75 साल के इतिहास में जो डिप्टी लीडर है, जो डिप्टी स्पीकर हैं, उनके चुनाव के लिए ये लोग कहते हैं कि विपक्ष को दे दीजिए। हमने भी यूपीए 1 यूपीए 2 चलाया, और उससे पहले की हर सरकार में हमने बीजेपी को, चाहे वो 2 सांसद वाली पार्टी थी या 200 सांसद वाली पार्टी थी, हमने तो उनको मौका दिया कि आप डिप्टी चेयरमैन बनाइए, हाउस के अंदर डिप्टी स्पीकर बनाइए। उसकी वजह क्या थी? देखिए, आप लोग भूल गए होंगे, हमने तो अपने न्याय पत्र में लिखा था कि हम तो सप्ताह में 1 दिन सदन जो है विपक्ष के हिसाब से चलाएंगे, क्योंकि पिछले 10 साल में पूर्णिमा जी एक अन्याय काल तो चल रहा था। स्पीकर साहब 150 से ज्यादा सांसदों को सस्पेंड कर देते थे, जो ध्वनि मत से आप सारे जितने विधेयक लाते थे उनको पास कराते थे। जो प्रिविलेज है एक पार्लियामेंटेरियन की कि अगर वो वोट का डिवीजन मांग ले, आप वो तक नहीं करने देते थे। तो आज इन सारी बातों को देखते हुए जब ये समझ आया कि सत्ता पक्ष विपक्ष की बात सुनने के लिए आज भी तैयार नहीं है, क्योंकि अब जो सरकार है वो बीजेपी की बहुमत की सरकार नहीं है, ये एक एनडीए की गठबंधन की सरकार है। हाँ। आपको दूसरे गठबंधन को भी सम्मान देना होगा। आपने वो सम्मान नहीं दिया, हमने संवैधानिक प्रावधान का इस्तेमाल किया। कल वोट होगा, नंबर साफ हो जाएंगे। मैं बिल्कुल समझती हूँ साहब कि ये जो शक्तियां, जो अधिकार जो स्पीकर पद के साथ आते हैं, जब सदन की कार्यवाही चलेगी तो उसमें किसका पलड़ा कैसे भारी रह सकता है, भले ही वो संवैधानिक पद रहते हुए, लेकिन जाहिर है कि यही एक कवायद है। लेकिन मेरा सवाल था आरोप प्रत्यारोप को लेकर, और ये बहुत छोटे आरोप हैं कि फोन किया 3 बार, हमें जवाब नहीं मिला, हम इंतजार करते रह गए, उस पर बात आती है कि हमने तो 3 बार फोन कर लिया। मैं इस छोटी राजनीति की बात कर रही थी, इस आरोप प्रत्यारोप की, कि सहमति ना बन पाने की ये भी एक वजह रही। बहरहाल रुचिका अग्रवाल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। रुचिका जी, आपका भी स्वागत करती हूँ। लेकिन जो नीरज मिश्रा ने कहा, आपने सुना होगा, और उनका ऐसा कहना था कि क्यों आप साथ में नहीं रखना चाहते, मतलब जो ऑपोजिशन है उसका सम्मान उस तरीके से बीजेपी क्यों नहीं करना चाहती। अगर मोदी जी कंस्ट्रक्टिव वे ऑफ वर्किंग की बात करते हैं, विपक्ष के साथ मजबूत रहने की बात करते हैं, तो ऐसे मौकों पर विपक्ष को न सिर्फ सम्मान तक नहीं दे पा रही आपकी सरकार, तो स्पीकर पद को लेकर, डेप्यूटी स्पीकर को लेकर कह दिया गया हमें यह पद दे दीजिए, तो आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, जिस वजह से इनको अपना कैंडिडेट उतारना पड़ा। वंदे मातरम, मेरी सबको राम राम।
देखिए, विपक्ष ने शुरुआत से ही एक वो राजनीति करने की कोशिश करी है जिसमें हर बात में सिर्फ आपने ना करना है, किसी भी फैसले पे सहमति नहीं देनी है। एक तरफ राहुल गांधी ये कहते हैं कि जो भी एनडीए का फैसला होगा स्पीकर पद के लिए हम उस पे अग्री करेंगे, लेकिन जब स्पीकर का पद ओम बिरला जी को दे दिया जाता है, एनडीए की तरफ से घोषणा हो जाती है, तब उसके बाद वो इशू क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। फिर कहते हैं हम अपना उम्मीदवार भी उतारेंगे। जब उम्मीदवार उतारने की बात है तो शुरुआत से ही कर लेते ना, शुरुआत में ही बोल देते। पहले ही कहते हैं स्पीकर हम अपना उतारेंगे, फिर कहते हैं डिप्टी स्पीकर हमारा होना चाहिए। कहीं तो एक बार पे टिके और कहीं हमेशा से हमने देखा है पिछले 10 सालों में जब भी सदन चलाने की बात आती है, विपक्ष की तरफ से सिर्फ वॉकआउट होता है, सिर्फ धरना प्रदर्शन होते हैं, सिर्फ आंदोलन होते हैं और कुछ नहीं होते। भाई सदन चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि फैसले लिए जाते हैं, वहाँ पर डिस्कशन किए जाते हैं। ऐसा क्या है रुचिका जी जो अभी ये विपक्ष कर रहा है जो आपने विपक्ष में रहते हुए नहीं किया? देखिए, इतना नहीं हुआ है। जब कभी अगर मुद्दों पे उठाई गई बात तो वो उठाई जाती थी, लेकिन ये तो चलने ही नहीं देते सदन में। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि स्पीकर पद को लेकर क्यों सर्वसम्मति नहीं बन पाई? सर्वसम्मति बनने का स्कोप किसने कहां पर खत्म कर दिया? कहीं कोई खत्म नहीं किया गया। जब आप लोगों ने, इन्होंने पहले ही विपक्ष ने ये कह दिया, राहुल जी का पहले था। देखिए, अगर इन लोगों की आपस में ही सहमति नहीं है, जो इंडी गठबंधन है, इंडी गठबंधन के आपस में ही सहमति नहीं है, इन्हीं के अपने उम्मीदवार को लेके एक तरफ मंगल ममता जी ये कहती है कि भाई ये कांग्रेस का फैसला है, उसमें हमारा कोई मतलब नहीं है, वहां पर डीएमके वाले सपोर्ट नहीं कर रहे। हर जगह इनका अपना ही जो इंडी गठबंधन है उनमें सहमति कहीं कुछ नहीं है। ये आपस के इंडी गठबंधन में सहमति नहीं कर सकते तो क्या लगता है कि आपको कि सरकार के साथ सहमति कर लेगी? कि सरकार तो इनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। उसमें तो इन्होंने, अगर किसी दिन मोदी जी ये कह दें कि सांस लेना जरूरी है तो ये कह देंगे नहीं, सांस लेने के लिए मोदी जी ने कह दिया तो हम सांस नहीं लेंगे, क्योंकि उसमें भी सरकार का फायदा हो जाएगा। तो प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि इन्होंने कुछ भी करा जाए, अगर एनडीए मोदी जी सरकार कुछ भी करेगी, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ उसको अपोज करना है, बिना कोई तर्क के, बिना कोई लॉजिक के, बिना कोई नीति के। ये वही सिर्फ विरोध की राजनीति पर, सिर्फ विरोध की राजनीति पर विपक्ष आगे बढ़ना चाहता है। नीरज जी, जवाब लूंगी आपसे, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। फराज किदवई साहब आपके पास आते हुए, क्योंकि जिस बात का जिक्र शुरुआत में, सिर्फ 10 सेकंड दीजिए। बोलिएगा। देखिए भाजपा प्रवक्ता ने आपके सामने कितना अच्छा झूठ बोला। आप पीआरएस की जो सरकार की वेबसाइट है आप उस पर जाइए और आप पिछली 17 लोकसभाओं का डाटा निकालिए। 2009 से 14 जो यूपीए 2 वाली सरकार थी, आप देखिए सबसे ज्यादा इंस्टॉलमेंट अगर हुआ तो उसमें हुआ, और हमने तो अपनी सरकार बहुमत की होते हुए वहां पर बड़ा दिल दिखाया और इनको दिया था डिप्टी स्पीकर। और इन्होंने, आपको याद होगा सुषमा जी का बयान, आपको याद होगा अरुण जेटली का बयान, ये उसी 2009 से 2014 की बात है। आप कम से कम बड़ा दिल दिखा के उस आइडिया ऑफ कोलिजन का तो सम्मान कीजिए। देश की जनता का आप सम्मान नहीं कर रहे, लेकिन उस संविधान में जो लिखा हुआ है उसका तो सम्मान कीजिए। सारा पेच वहीं पर फंसा है कि डेप्यूटी स्पीकर का पद नहीं दिया। रुचिका जी, जवाब इस पर लूंगी, क्योंकि मैं ये समझना चाहती हूँ कि एक तरफ स्पीकर का पद, आप तमाम लोगों की बैठकें हुई, अलायंस, एनडीए अलायंस की बैठक हुई और उसमें फैसला छोड़ दिया गया मोदी जी पर कि भाई आप तय करें। अब आती है स्पीकर पद की बात। ये भी कहा जा रहा है कि आपके जो अलायंस के पार्टनर्स हैं, यानी कि जिसमें आप भी एक हिस्सा हैं, कहा जा रहा है कि अगला नंबर आपका हो सकता है। स्पीकर पद बीजेपी अपने पास रख रही है और उसमें हवाला दिया गया पिछले सांसदों के हुए निलंबन की कार्रवाई को लेकर कि तैयार रहिए, अपना स्टैंड क्लियर रखिए और ये जरूरी है आप लोगों के लिए। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोगों ने फुल्ली सपोर्ट किया, एनडीए की सरकार बनी, एनडीए में हम हैं और हम लोगों ने सर्वसम्मति से ये पास कर दिया कि मोदी जी चाहें जिसको स्पीकर का पद दे सकते हैं, और उन्होंने ओम बिरला जी का नॉमिनेट किया और ओम बिरला जी अपना नॉमिनेशन दाखिल किया। अब जो है ये सहमति भी बनाने की कोशिश की गई कि जो भी ओपोजिशन है, ओपोजिशन के साथ आवे और सर्वसम्मति से स्पीकर का पद संभाला जाए, दिया जाए। लेकिन अब जो है अपोजिशन जो उसको, जो खुद वो लोग आपस में एक नहीं है, टीएमसी अलग रात अच्छा, एक सवाल नेमतुल्लाह साहब पूछती हूँ मैं, एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, दे देते डेप्यूटी स्पीकर पद तो क्या? देखिए, डिप्टी स्पीकर अलायंस की पार्टनर एनडीए है,
और एनडीए में हो सकता है कि एनडीए के किसी घटक दल को दिया जाए, इसलिए इसमें कोई संविधानिक ये बाध्यता नहीं है कि इसको ऑपोजिशन को दिया जाए। ये संविधानिक अगर बाध्यता होता तो इसको दिया जाता ऑपोजिशन को, लेकिन ऐसे कोई संविधानिक बाध्यता नहीं है कि ये सीट जो है ऑपोजिशन ही के लिए बना हुआ है। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। फराज किदवाई साहब, अब आप कनेक्ट है मेरे साथ। वापस से उस सवाल पर आती हूँ जिसका जिक्र रमनीश जी ने शुरू में किया था। क्या आपके पास नंबर है? स्पीकर के पद के लिए आपने नॉमिनेशन फाइल करवा दिया, प्रोटेम स्पीकर का नाम आता है तो विवाद, स्पीकर का नाम जब चयनित होता है तब विवाद, फिर उसके बाद नंबर है नहीं। अब अगर मान के चलिए कि एक हिस्सा बच रहा है, डेप्यूटी स्पीकर का पद बच रहा है, तो अपने अलायंस को, पार्टनर को देंगे ना, कि विपक्ष को दे देंगे? पूर्णिमा जी, आपके 2 सवालों का मुझे जवाब देना पड़ेगा। एक तो नंबर नहीं है तो आपने बोला, नंबर नहीं है तो क्या हम अपने जो 200 करीब 230 235 जो सांसद हैं, आवाज आ रही है आपकी किदवाई जी, बोलिएगा। किदवाई जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं? कनेक्ट करेंगे किदवाई साहब को एक बार फिर से, उनकी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है, उनको कनेक्ट करिएगा फिर से। रचिका, एक बार फिर से मैं आपके पास आती हूँ। कुछ अंदर खाने ऐसी बात है क्या कि डेप्यूटी स्पीकर पद को लेकर के अलायंस को जाएगा, तो हम इसीलिए ये नहीं दे सकते विपक्ष को किसी भी हालत में? मैं इसीलिए ये बात कर रही हूं क्योंकि अभी नीरज जी ने जिस बात का जिक्र किया कि भाई हमने भी तो दिया था डेप्यूटी स्पीकर का पद। मैं अगर 11वीं लोकसभा की बात करूं तो ऑपोजिशन से स्पीकर बना था ना, संगमा साहब बने थे ना। ये भी तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था और ये एक ढांचा है ना। अगर एक सर्वसम्मति की बात होती है तो सर्वसम्मति इस ठोस अंजाम तक क्यों नहीं पहुंच पाई? सिर्फ इसमें विपक्ष पर दोषारोपण कर देने से क्या सब कुछ ठीक रहेगा? देखिए, जब अगर इनका इंडी गठबंधन है और इनके इंडी गठबंधन में जो इनके घटक दल हैं, जो इनके अलायंस पार्टनर्स हैं, आपस में इनके सहमति नहीं है। अगर टीएमसी से ममता जी ये कहती है कि भाई मुझसे सलाह नहीं ली गई और मुझसे बात नहीं करी गई और मेरा अपना कोई डिसीजन नहीं है इसमें, ये जो डिसीजन है वो कांग्रेस का अपना डिसीजन है, तो उनके सांसदों की गिनती घटेगी या नहीं घटेगी इनके कुल सांसदों के नंबर में से? जब सांसदों की उनकी गिनती घट जाएगी, यहाँ पर इनका दिल्ली में ये आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ते हैं और पंजाब में वहां पर अलग होकर लड़ते हैं। तो देखिए, ओवरऑल करीब 70 सीटों पे इनकी आपस में सहमति नहीं है। जब इनकी आपस में सहमति नहीं है 70 प्लस सीटों पे, तो इनको किस तरह से राइट मिल सकता है? तमिलनाडु में इसी तरीके से हुआ था। जब तमिलनाडु में हम लोग जब वहां पर सरकार बनी थी तो वहां विधानसभा में सत्ताधारी दल डीएमके के विधायक थे जो स्पीकर थे और डिप्टी स्पीकर भी उसी पार्टी के थे। तो जिस पार्टी को अगर वो देना चाहें तो उसी को देंगे ना, ये उस बात को क्लेम नहीं कर सकते हैं। कहीं पर अगर ये रूल बुक में नहीं लिखा हुआ है, नहीं क्लेम नहीं कर सकते। हालांकि कैंडिडेट को उतारने का अधिकार उनके पास भी है, जो उन्होंने किया है, जिसको एक्सरसाइज उन्होंने किया है, बिल्कुल किया है, लेकिन एक सर्वसम्मति का भी आधार रहा है ना मैम, इसीलिए बात की जा रही है। वरना अगर सर्वसम्मति नहीं होती, अगर चुनाव लगातार होते रहते तो आज हम और आप इस पर बैठकर चर्चा थोड़े ही कर रहे होते। किदवाई साहब, आपसे कंफर्मेशन चाहूंगी सर, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है तो मैं अपना सवाल आपके सामने रखूं। आपका जो ईयरपीस है वो बहुत प्रॉब्लमैटिक हो रहा है सर आज। किदवाई साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? कंफर्म कीजिएगा प्लीज। टीम भी मुझे कंफर्म करे किदवाई साहब कनेक्टेड है तो। कनेक्टेड हूं, मैं कनेक्टेड हूं। ठीक है सर, अब आप अपनी बात को पूरा कीजिएगा। बस एक लाइन और जोड़ देती हूं कि अगर स्पीकर किसी पार्टी का नहीं होता तो फिर क्या तेरा क्या मेरा? पूर्णिमा जी, देखिए, सबसे पहली बात तो मैं रमनीश वत्स जी का जवाब दूंगा कि ये बोल रहे हैं हमारे पास नंबर नहीं है, तो मतलब नंबर नहीं है तो क्या हम घर में बैठ जाएं? हम विपक्ष में हैं, हम लड़ाई करेंगे। पूर्णिमा जी, एक बहुत अच्छा शेर है इसी बात के ऊपर, मुझे याद आ गया कि जिल्लत से तो बेहतर है कि एक जंग लड़ो तुम, क्यों हार भी जाओगे तो बिल्कुल न रहोगे। अब दूसरी बात आप ये देखिए कि अभी बात हो रही थी तानाशाही की, बात हो रही थी कि किस कॉन्स्टिट्यूशन की। पूर्णिमा जी, मैं आपकी राजनीतिक विश्लेषक है उनसे मैं बोलूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का आर्टिकल 96 पढ़ेंगे। अब आर्टिकल 96 में पढ़ने लगूंगा तो खराब हो जाएंगे। इसका ये है, जो 2 लाइन पढ़ देता हूँ कि
House of the People shall as soon as may two members of the House effectively Speaker and Deputy Speaker। यानी कि के आर्टिकल के हिसाब से मैंडेटरी है कि पार्लियामेंट में होना चाहिए पिछले 5 साल में, यानी मोदी 2 की अगर नो डेप्यूटी लोकसभा। फराज किदवई साहब, आपको मैं रोक रही हूं, आप क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं सर, लेकिन आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है। मैं चाहूंगी उसको करेक्ट पूरा कर लिया जाए। टीम से रिक्वेस्ट करूंगी किदवई साहब की आवाज को डबल चेक कर लें एक बार, और उसके बाद किदवई जी आप अपनी बात को पूरा कीजिएगा। लेकिन रमनीश जी, मैं जितना समझ पाई आर्टिकल 93 का जिक्र कर रहे थे किदवई साहब, जिसमें वो सर्वसम्मति की बात कर रहे थे जो कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में होनी चाहिए। अगर नंबर गेम नहीं है तो क्या बैठ जाएंगे? नंबर गेम नहीं है तो आवाज नहीं उठाएंगे, नंबर गेम है तो अपनी बात को नहीं रखेंगे। मतलब विपक्ष का जो बेसिक धर्म होता है, मुद्दों को उठाना, अपनी बात रखना, अपने टेक को सामने रखना, वो भी नहीं करेंगे। बिल्कुल उठाइए, संविधान की बात कीजिए, नियम और कानून की बात करिए। संविधान की प्रतियां लेकर के ही संविधान को आप जागृत नहीं कर सकते हैं, या आप ये साबित नहीं कर सकते सबसे बड़े रखवाले आप ही हो गए। और रखवाले थे तो इंदिरा गांधी जी के इमरजेंसी के समय तो हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो मना कर दिया था, ये चुनाव ही नहीं लड़ सकती थी। उसके बाद उन्होंने संशोधन किया, 42वां संशोधन, उसके बाद उन्होंने निर्णय को ही बदल दिया। तो संविधान की हत्या उस समय नहीं हुई थी क्या? और जब देखिए संविधान की हत्या और संविधान की बात करते हैं तो मैं बार बार गुहार लगाऊंगा, बिल्कुल आप कीजिए। लेकिन 1 लाख जबरदस्ती लोगों को जब जेल भेज दिया गया था, संविधान की बात नहीं हुई थी उस समय। 83 लाख लोगों को जबरदस्ती नसबंदी जब करा दिया गया था, उस समय था, संविधान की याद नहीं आई थी इनको। 51 बार राष्ट्रपति शासन जब लगा दिया गया था, तो उस समय ने 50 बार चुनी हुई सरकार को आपने को बर्खास्त जब कर दिया था, उस संविधान की याद नहीं इनको आई थी। उसके बाद मीडिया हाउस में जब तालाबंदी लगा दिया था, तो तब नहीं हुई थी। उसके बाद फिर बात मैं करता हूँ, कर्नाटका में, तेलंगाना में, हिमाचल में, आप पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, वहां पे कहाँ डिप्टी स्पीकर है? आप बताइए, विपक्ष का कोई डिप्टी स्पीकर है? आप यहाँ पे संविधान की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, संविधान की धज्जियां तो सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने उड़ाई है। और कांग्रेस पार्टी ने ये परिपाटी ही स्थापित कर दी, संविधान की, लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्या यदि किसी ने किया है वो है खुद कांग्रेस पार्टी। और आज इंडिया अलायंस की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी। अरे कौन सी संविधान की बात? अरे संविधान की दुहाई देना है तो जाकर के कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में चले जाइए और वहां पे जाकर के दीजिए, और उनको ये भी दीजिए कि यहाँ पे आपने डिप्टी स्पीकर क्यों नहीं नियुक्त किया है। और आपको डिप्टी स्पीकर देना है, ठीक है, इसके पहले आपका डिप्टी स्पीकर जो था भाजपा का था क्या? आपने दिया हुआ था, मनमोहन सिंह किदवई साहब से जवाब ले लो। किदवई साहब से जवाब ले लो। किदवई साहब देखिए पूर्णिमा जी, अभी हमारे रजनीश जी जो बात कर रहे थे कि 1977 में ये हुआ, 1952 में ये हुआ, अगर मान लीजिए कोई भी गलत चीज हिस्टोरिकली हुई है तो क्या उसको आप नजीर बना करके पेश करेंगे और कहेंगे मैं गलत करता रहूंगा? खैर, मैं आता हूँ संविधान पर। संविधान का आर्टिकल 93 कहता है कि ये मैंडेटरी है कि सदन में एक स्पीकर होना चाहिए और एक डिप्टी स्पीकर होना चाहिए। लेकिन मोदी 2 में पूरे 5 साल तक के कोई भी डिप्टी स्पीकर नहीं रहा, इसको बोलते हैं संविधान की धज्जियां उड़ाना। दूसरी बात, पूरे संविधान में, पूर्णिमा जी मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि आप अपनी रिसर्च टीम से एक बार रिसर्च करवा लीजिएगा, पावर ऑफ डिप्टी स्पीकर तो लिखे हुए हैं, लेकिन पूरे संविधान में मुझे तो कम से कम पावर ऑफ स्पीकर नहीं मिले। और आर्टिकल 95 पूर्णिमा जी, इसी संविधान का जो है वो कहता है कि अगर पावर ऑफ स्पीकर कहीं संविधान में लिखा होगा या नहीं लिखा होगा तो याद चेक करवा लीजिएगा। अब तीसरी बात पूर्णिमा जी मैं कहता हूँ कि आपने अभी बोला ना कि डिप्टी स्पीकर दे देते तो क्या होता, ये साजिश है। साजिश इसलिए है कि आर्टिकल 96 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि अगर कभी कोई स्पीकर के खिलाफ रेजोल्यूशन आता है तो डिप्टी स्पीकर चेयर पर बैठेगा और स्पीकर जो है वो कहाँ बैठेगा? वो बैठेगा नीचे। तो ये जो तोड़ फोड़ करते हैं, तोड़ फोड़ की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी करती है, वो इनको करने में फिर परेशानी होगी अगर विपक्ष के पास डिप्टी स्पीकर का पद चला जाएगा। ये मैं सारी चीजें जो आपको बताई हैं संविधान के दायरे में बताएंगे। दूसरी बात, अभी हमारे भाई साहब बोल रहे थे कि कांग्रेस के टाइम पे या यूपीए के टाइम पे डिप्टी स्पीकर का दिया गया। अरे साहब अपने प्रैक्टिस प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा। मैं सबसे पहले तो बोलूंगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी तो पीएम शहीद साहब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे उनको बनाया गया था। उसके बाद में सूरज भान रहे यूपीए 2 में,
करिया मुंडा रहे, बीजेपी के ही थे, ये यूपीए 1 में थे। अब पूर्णिमा जी बात आ जाते हैं कि मोदी साहब जो है वो अभी उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही 2 दिन पहले। अगर कोई बात वो अच्छी कह रहे हैं तो उसको मैं बोल रहा हूँ कि अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि सरकारें बनती हैं नंबर से, लेकिन देश चलता है सहमति से। लेकिन प्रधानमंत्री जी के पूर्णिमा जी दिल में, दिमाग में और जबान में क्या रहता है ये किसी को पता नहीं रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि उम्र उनके ऊपर भारी हो रही है, मगर मैं पूजा नहीं, लेकिन आप लोग भी तो फिर कह ही देते हैं ना साहब कि उनकी कथनी और करनी में अंतर है। अगर आप उनकी कथनी और करनी में अंतर है। रोचिका जी जल्दी से आपसे जवाब लूंगी। देखिए किदवाई जी जिस तरीके की बातें कर रहे हैं तो कल कोई इनको भी कह सकता है कि इनके ऊपर भी उम्र हावी हो रही है। मुझे ये लगता नहीं कि इस तरीके की बातें बोलनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि इन्हीं के गठबंधन में है कांग्रेस सरकार, जो कांग्रेस सरकार ज्यादा इन्होंने उनको प्रायोरिटी दे रखी है, जिनको इम्पोर्टेंस दे रखी है। कहने को तो 2 लड़के हैं, 2 लड़के, लेकिन उसमें हावी राहुल जी रहते हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का शासन है, वहाँ विधानसभा अध्यक्ष जो है कांग्रेस के कुलदीप सिंह पठानिया जी, उपाध्यक्ष जो है वो कांग्रेस के ही विनय कुमार है। इनका उस बारे में क्या कहना है? इन लोगों को इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए। जो संविधान की जिस तरह की बात ये करते हैं ना, उस संविधान का ही हनन किया गया था 1975 में। मेरा परिवार उस चीज को झेल चुका है, उस टॉर्चर को झेल चुका है। मुझे पता है कि 1975 में क्या क्या किया गया है इंदिरा सरकार की तरफ से उन लोगों को जो देशभक्त थे, जो देश के लिए काम कर रहे थे। मेरे परिवार में वो यातनाएं सही हैं। इसलिए ये लोग अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, संविधान की बचाने की बात करते हैं, तो ये लोग बिल्कुल गलत है। संविधान इस तरह से बचाया नहीं जाता। और जो तानाशाही की बात करते हैं ना, अगर तानाशाही तो जितना मंचों पे और टीवी पे बोलते हैं ना, उतना भी नहीं बोल पाते। इंदिरा जी ने क्या किया था? एंकर्स को, पत्रकारों को, न्यूज़पेपर्स को, यहाँ तक कि सिंगर्स तक को अंदर कर दिया, बंद कर दिया गया था। तानाशाही वो होती है। ये लोग अगर तानाशाही की बात ना करें वो तो बेहतर है। तानाशाही अगर देखनी होती तो इंदिरा गांधी की सरकार में जाइए। ये तानाशाही नहीं है जितना आप खुल के मोदी जी को गाली भी दे लेते हैं और उसके बाद भी सोचते हैं कि मोदी जी। ठीक है, लेकिन अब तो रोचिका जी तानाशाही से ज्यादा डेमोक्रेसी की बात होती है ना, संविधान की बात होती है। संविधान की रक्षा की बात विपक्ष एक नैरेटिव के साथ कर रहा है। जी, जो कांग्रेस सरकार आज प्रतियां लेके घूम रहे हैं ना संविधान की, पहले इनसे ये पूछे कि उस संविधान की कॉपी में क्या रामचंद्र जी की फोटो है? इन्होंने वो फोटो तक हटा दी। उस संविधान में इन्होंने 150 के से ज्यादा इन्होंने उसमें बदलाव किए। जो सोल है, जो आत्मा है संविधान की, प्रियम्बल, उसमें चेंजेस करे गए, उसमें वर्ड ऐड किए गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर। किसने चेंज किए? क्या किसने संविधान नहीं, वो संविधान संशोधनों के बारे में सब जानते हैं रोचिका जी क्या हुआ, लेकिन संविधान संशोधन से ज्यादा महत्वपूर्ण एक मैं बात कर रही हूँ कि विपक्ष, ठीक है, आज जब शपथ ली, चाहे वो अखिलेश हो, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो, संविधान की प्रति लेकर वो पहुंचे, लेकिन बात तो यहाँ पर एक सर्वसम्मति ना बनने को लेकर हो रही है ना, जिसमें मैंने कुछ एक्सेप्शंस भी दिए। लेकिन इसके साथ साथ किरण रिजिजू ये भी तो कह देते हैं ना कि अगर विपक्ष अपना उम्मीदवार उतारता है तो वो शर्मनाक है। वो शर्मनाक कैसे हो सकता है? नीरज मिश्रा, आपका जवाब लूंगी तमाम बातों पर। पूर्णिमा जी, मैं पिछले 15 मिनट से नेटवर्क से स्ट्रगल कर रहा हूँ जी। मैं आपकी कोई बात नहीं सुन पाया, लेकिन मोटी मोटी बात जो मैं सुन पा रहा था पहले जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि अभी पीछे कोई कह रहा था कि देखिए ये कौन डिसाइड करेगा कि कांग्रेस से डिप्टी स्पीकर आएंगे या किसी और से। आप 2004 का एक बार उदाहरण देख के तो देखिए, जब हम लोगों ने सरकार बनाई, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, तो 2004 में हमने एनडीए को वो डिप्टी स्पीकर का पद दिया जो उन्होंने अकाली दल के अटवाल साहब को दिया। बीजेपी ने वो पद अपने पास नहीं रखा। ये तो प्री पोल अलायंस को, आपने इस बात का जिक्र पहले भी किया, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं है ना जो आपने किया वो भी करेंगे, लेकिन इसको एक देखने का दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका तो ये भी है ना कि आप उसमें विरोधाभास पैदा करना चाहते हैं अननेसेसरी का। डेप्यूटी स्पीकर पद को लेकर आपने शर्त रखी या नहीं रखी? फिर जब मैंडेटरी नहीं है देन व्हाई कंडीशन सप्लाई? अगर मैंडेटरी नहीं है तो फिर कंडीशन सप्लाई क्यों की जा रही है? पूर्णिमा जी, इस मैंडेट को इतना सिंपल मैंडेट मत समझिए। ये ऐसा मैंडेट है कि ये जो बैसाखी की सरकार है, इसमें से एक भी बैसाखी अगर हिली तो सरकार बदल जाएगी। तो जनता ने इनको जो जवाबदेही के लिए, आपके मैंडेट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, मैंडेटरी उस कंडीशन की बात कर रही हूँ कि डेप्यूटी। नहीं सर, क्लियर करती चलूँ ना, फिर आपने मेरे मैंडेटरी को अपने मैंडेट से जोड़ लिया।
मैं जानती हूं कि आपका मैंडेट इस बार खुशी की बात है, लेकिन हर मैंडेटरी को उस मैंडेट से नहीं जोड़ सकते ना सर। मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर डिप्टी स्पीकर पद के लिए ये मैंडेटरी नहीं है कि विपक्ष के पास ही होना चाहिए, तो फिर उसमें कंडीशंस क्यों? क्योंकि आपने शर्त रखी कि हम सहमति तभी बनाएंगे जब डिप्टी स्पीकर का पद आप हमको देंगे। तो मैं ये क्यों ना कहूं कि आप लोग जबरदस्ती विरोधाभास पैदा कर रहे हैं संसद शुरू होने के साथ ही। पूर्णिमा जी, संवैधानिक प्रावधान है, मेरे ख्याल से आर्टिकल 93 है शायद, हाँ, सर्वसम्मति जिसके को अंदर लेकर ये है वो। लिखा हाँ। गया है कि आपको स्पीकर का और डिप्टी स्पीकर का आपको चुनाव करना होगा। आपको ये नहीं है कि सर्वसहमति से, ये तो एक कस्टम बनाया गया, आपको एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर चुनना होगा, ये संविधान में लिखा है। और जब प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं पिछले 10 साल से, मुंह में राम रखते हैं, बगल में छुरी रखते हैं, आप क्या चाहती हैं? जो देश ने हमें जो मैंडेट दिया है वो इनको आईना दिखाने का दिया है। हम इनको देखिए आप ऑब्जेक्ट करती रहिएगा, पिछले आप 15 मिनट से फ्री हैंड बोल रही होंगी, लेकिन हमने तो अभी तो कुछ कहा नहीं। पूर्णिमा जी, आई डोंट डिबेट लाइक दिस, मैं ऐसे बात नहीं कर सकता। उन लोगों को इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए। बोलिए बगल में छुरी रखने वाले पूर्णिमा जी, रोचिका जी सुन लेते हैं, सुन लेते हैं। बोलिए नीरज जी, बोलिए। पूर्णिमा जी, मुझे कभी कभी बड़ी हंसी आती है कि किस तरीके के प्रवक्ताओं को भाजपा भेजती है, क्योंकि इनको तो ये फ्रिंज एलिमेंट समझती है भाजपा। और इन लोगों को मुझे लगता है शाब्दिक ज्ञान भी नहीं है। अगर किसी कहावत का शाब्दिक क्या अर्थ है, अगर आप नहीं समझती हूँ तो मैडम आप अपना व्याकरण थोड़ा समझ लीजिएगा। नीरज जी, जो आप तथ्य पर बात करते हैं ना, इस देश के संविधान में प्रावधान है चुनाव का, कांग्रेस पार्टी उसका पालन कर रही है। आप आर्टिकल 93 का जिक्र कर रहे हैं, चुनाव होना चाहिए। मैं तो एक रवायत की बात कर रही हूँ ना, वो रवायत चली आ रही है, उसी रवायत के आधार पर हम बात कर रहे हैं ना कि सर्वसम्मति बन सकती थी। वो रवायत प्रोटेम स्पीकर के समय पे भी रख लेते, लेकिन उसमें फिर आप प्रवक्ताओं पर निजी प्रहार करेंगे, आप उनके क्वालिफिकेशन पर सवाल उठाएंगे कि वो प्रवक्ता कैसे बन गए। तो फिर बीजेपी भी फ्री है ना आपके लिए बोलने के लिए, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। रिफ्रेन करिए सर, मैं ये कह रही हूँ। पूर्णिमा जी मेरी बात सुनिए प्लीज। बोलिए, मैं सुन रही हूँ, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये रोचिका जी कह रही है। जब से मैं आपके शो पे कनेक्टेड नहीं था, रोचिका जी रुकिएगा प्लीज। आपने फ्री हैंड दिया उनको बोलने के लिए। रोचिका जी, सब मेहमानों को दिया सर, आपको भी दिया, आप लोगों ने नहीं टोका होगा। आपको भी दिया, सबको दिया, क्योंकि डिबेट में सब सम्मिलित हैं। अब आप डिस्कनेक्टेड थे, इसमें मेरा प्रॉब्लम नहीं है ना सर। देखिए बोलिए। ये तो आपके चैनल का प्रॉब्लम है ना, ये मेरा प्रॉब्लम भी नहीं है। रोचिका जी, आपके कनेक्शंस अगर ठीक नहीं है तो मेरा क्या प्रॉब्लम है? प्लीज रोचिका जी थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा सा रुकिएगा। अब नीरज जी, फिर अब अलग चीजों पर चर्चा करनी है तो बताइए सर, फिर अलग से 1 घंटा बैठते हैं हम। अभी जिस बात पर चर्चा करें उस पर रहिए ना सर। मेरी बात सुनिए, बोलिए। पूर्णिमा जी, देखिए एक फैक्ट तो एस्टैब्लिश कर लीजिए। रशिका जी जब पैनल पर नहीं थी तो हमने ना भाजपा के बारे में ना उसके प्रवक्ता के बारे में कुछ कहा। आप इतना सम्मान और पेशेंस तो रखिए, आप बात तो सुनिए। आपको जो आप जनादेश मिला है आप उसको तो सम्मान करिए। आपके सामने अब विपक्ष ऐसा है जो आपके पास हर बात पर सवाल पूछेगा और वो सवाल देश की भलाई के लिए होगा। हम तो सदन में कल से आपसे पूछेंगे कि आप महंगाई कम क्यों नहीं कर रहे हैं, हम तो आपसे पूछेंगे कि इस देश के अंदर बेरोजगारी कम क्यों नहीं हो रही है, हम तो आपसे पूछेंगे कि पूरे जंगलों में आग लगी हुई है उसको बुझाने का आप काम कर नहीं रहे। दिल्ली जैसे शहर में हीट वेव हो रहा है, हम तो पूछेंगे ना आपसे कि आपने क्या किया। तो अब इन सवालों का जवाब देना होगा तो सम्मान पूर्वक और मर्यादा में रहते हुए दीजिएगा, नहीं तो हमारे पास संविधान में प्रावधान है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे जैसा इस बार किया है हमने। देखिए पूर्णिमा जी, ये वो गठबंधन है जिसके अपने ही लोग, अपनी ही पार्टी के लोग, यहाँ कांग्रेस वाले, कांग्रेस के ये लोग आपने यहाँ पर आके ये मोदी जी पे आक्षेप लगा रहे हैं उनको, क्योंकि इनके यहाँ एक कंपटीशन चलता है, जो जितना ज्यादा मोदी जी को गालियां दे सकता है उतना बड़ा नेता, ये इनके यहाँ कंपटीशन चलता है। अब ये प्रवक्ताओं को बोलना शुरू कर गए, ये मोदी जी से नफरत करने में, बीजेपी से नफरत करने में, एनडीए से नफरत करने में, ये देश के साथ, ब्राह्म भक्तों के साथ, सबके साथ नफरत करने लगे हैं। प्रवक्ताओं को भी आज अभी बोलने लग गए हैं। रोचिका जी छोड़िए ना इस बात को, छोड़िए ना, क्योंकि इस बात पर देखिए बात करने का कोई फायदा नहीं है। आप एक बात समझिए, सुनिए रोचिका जी, मैं क्यों कह रही हूँ मैं ये क्यों कह रही हूँ कि इसमें तो आप किसी को रोक नहीं सकते ना। पत्रकारों को लेकर के सवाल उनकी पत्रकारिता पर नहीं किए गए क्या? तो छोड़ देते ना उस बहस में, फिर बहुत डीप में चले जाएंगे, उसको छोड़ देते हैं। लेट्स नॉट गेट इम्पैक्टेड ना,
उसको छोड़ते हम अपना अपना सब काम कर रहे हैं। दिल्ली में ठीक क्या है, हुआ? नेमतुल्लाह साहब आपके पास ये आते हैं। इनका मैम लेट्स गठबंधन- स्टिक टू द पॉइंट प्लीज। मैम प्लीज जिस पर चर्चा कर रहे हैं उस पर रहते हैं। नेमतुल्लाह साहब एक बार फिर से आपके पास आते हैं। फराज किदवई, रमनीश जी फिर आपके पास आऊंगी क्योंकि समय अब कम है। दोनों ही नेमतुल्लाह साहब, दोनों अभी आप सुनेंगे नीरज जी को, रोचिका जी को। एक कहता है कि ये विरोध करना चाहते हैं, दूसरा कहता है ये विरोध करना चाहते हैं। जब दोनों ही ये कहते हैं कि हम सहमति चाहते हैं, तो सहमति नहीं बन पाने का मूल कारण आपको क्या समझ में आता है? पद चाहिए, उसके साथ आती हुई पावर्स चाहिए, क्राइसिस की सिचुएशन में हमें बोलने का मौका मिलता रहे, जो पीछे 5 साल या 10 सालों में मुश्किलात के दौर से विपक्ष गुजरा, उससे ना गुजरना पड़े, ये इच्छा है, इसीलिए डेप्यूटी स्पीकर का पद मिले, ये शर्त रखी गई। देखिए पूर्णिमा जी, ये जो है वो कांग्रेस को इतना बहुमत मिला, इसीलिए मैंडेट मिला, अति उत्साहित हो गया और खुशी मना रहा है, समझता है कि हम सत्ता में पहुंच के करीब आ गए। लेकिन ऐसी बात नहीं है, बहुत प्रयास किया गया कि सहमति बने आपस में। अब देखिए बिहार में एनडीए सरकार है, हमारे बीजेपी का स्पीकर है और हमारा जो है जदयू का डिप्टी स्पीकर है, इसलिए ये कोई परंपरा जो है वो ये नहीं है कि डिप्टी स्पीकर अपोजिशन ही का होना चाहिए और स्पीकर। हम तो प्रयास किया, हम लोगों ने कोशिश किया, माननीय राजनाथ सिंह ने बात किया कांग्रेस के अध्यक्ष जी से और उन्हें सहमति बनाने की कोशिश की गई कि लोकसभा के स्पीकर को सर्वसम्मति से किया जाए। लेकिन ये अब ऑपोजिशन ही नॉमिनेशन फाइल कर दिया, उससे टीएमसी खफा हो गई, टीएमसी सहमत नहीं है, इधर शरद पवार की पार्टी सहमत नहीं है, तो इसलिए आपस ही में इंडिया। ये तो किदवई साहब बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है ना कि आपकी अपनी साथी पार्टी टीएमसी अब और अखिलेश जी की बड़ी फैन है ममता बनर्जी, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको बहुत पसंद करती हैं। टीएमसी नाराज है, कहती है कि हमसे कोई पूछा ही नहीं गया, कोई चर्चा नहीं की गई। मतलब साथी है ना वो टीएमसी की, टीएमसी आपकी अलायंस की। पूर्णिमा जी देखिए, टीएमसी के बारे में जो लोग सवाल कर रहे हैं, ये ठीक उसी तरह से सवाल कर रहे हैं जैसे एग्जिट पोल्स हो रहे थे। एग्जिट पोल में जैसे 400 सीटें दिखाई जा रही थी ना मोदी जी की, वैसे ही ममता बनर्जी जी के बारे में भी बात कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, देखिए उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब जो है ये रूमर्स होती है, रूमर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पूर्णिमा जी इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग पार्लियामेंट पर डिस्कशन कर रहे हैं, पार्लियामेंट पे डिस्कशन कर रहे हैं, स्पीकर के बारे में, डिप्टी स्पीकर के बारे में और पार्लियामेंट की क्या ट्रेडिशन वगैरह रहे। आपका मैं 50 सेकंड लेकर के बस अपनी बात खत्म कर दूंगा पूर्णिमा जी। इस 17वीं लोकसभा में अगर आप देखिएगा कि इनका जो तानाशाही का रवैया था, 31 दिसंबर 2023 तक कुल 207 बिल पास किए जाते हैं, जिसमें से तीन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल्स हैं, एक टेली कम्युनिकेशन को रेगुलेट करने वाला है और कुछ बिल्स हैं। ये सारे बिल्स लगभग विपक्ष की गैर मौजूदगी में पास किए जाते हैं। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के हिसाब से पूर्णिमा जी 17th लोकसभा में 172 में से 64 बिल्स लोकसभा में जो पास हुए, उसमें आपको पता है कितनी देर का डिस्कशन हुआ था? आधे घंटे से भी कम था। तो ये जो तानाशाही रवैया जो मोदी सरकार और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदन के बाहर और सदन के अंदर रखती है, ये पूरे देश ने देखा है। एक मैं आपको बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा बता देता हूँ पूजा जी, कि जो ये मोदी 2 गवर्नमेंट थी, इसमें सिर्फ 16% बिल्स स्टैंडिंग कमिटीज को फॉर सिक्योरिटी प्रिफर किए गए, जो कि यूपीए 1 में 60% थे और यूपीए 2 में 71% थे। ये तानाशाही रवैया जो मोदी सरकार कर रहा है, इसका आंकड़ा साहब मैं भी दिखा चुकी हूँ कि किसके टेन्योर में कितना % काम हुआ, कितना व्यवधान पैदा हुआ, सदन की कार्रवाई में कितना पैसा खर्च हुआ। आपके 10 सेकंड लेते हुए बस एक सवाल का जवाब किदवई साहब आपसे मैं पूछना चाहूंगी। जो के सुरेश का नामांकन है उसमें टीएमसी ने दस्तखत कर दिए कि नहीं कर दिए? 10 सेकंड में सर प्लीज, हाँ या ना में जवाब बस। देखिए पूर्णिमा जी, अभी मुझे इसकी कोई नहीं जानकारी है, तो मैं आपको बता रही हूँ साहब कि टीएमसी ने उस पर दस्तखत नहीं किए हैं। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए सर अपडेट कर देती हूँ। ठीक है, ठीक है, अंतिम पड़ाव पर चर्चा के हूँ। रमनीश जी जल्दी से आपसे एक प्रतिक्रिया लेते हुए, ये तो मुझे लगता है गतिरोध और टकराव की सिर्फ शुरुआत है। अरे बिल्कुल, आप ये मानिए कि ये टकराव, ये गतिरोध आने वाले वक्त में किस तरीके से विपक्ष और सत्ता पक्ष में देखने को मिलेगा। पूर्णिमा जी मुझे लगता है कि देखिए विपक्ष का काम ही है, विपक्ष का अधिकार भी है, विरोध करिए, लेकिन विरोध का स्वर इस स्तर का नहीं होना चाहिए कि जय फिलिस्तीन का नारा एक देखिए असदुद्दीन ओवैसी जी लगा रहे। आप यहाँ पे कोई तर्क नहीं बनता है ना, उसकी कोई आवश्यकता होती है। आप क्या दिखाना चाहते हैं?
राम मंदिर का विरोध, राम प्राण प्रतिष्ठा का विरोध, सीए का विरोध, एनआरसी का विरोध, ट्रिपल तलाक का विरोध, धारा 370 का विरोध। अरे विरोध करते करते आप राष्ट्र विरोधी हो जाएंगे, और राष्ट्र विरोधी होने तो फिर जनता आपको कहां स्वीकारेगी। आज भले ही आपको 233 सीट आ गया हो, उसमें भी सबसे बड़ा इन्होंने किस तरह का भ्रम पैदा करने की, संविधान की और लोकतंत्र की हत्या तब नहीं हुई थी। आपने किस तरह का भ्रम जाल फैलाया आम जनता के बीच में। 2500 रुपया झटाझट राहुल गांधी जी ने फटाफट जो बोला था, 2500 रुपए की गारंटी जो आम जनता गरीब जनता को दिया था, आप बताइए उसको उन्होंने पूरा क्या? 2500 रुपया की जो गारंटी इन्होंने जो दी थी, फटाफट जो बोल रहे थे, कहां गया वो? खटाखट निकल गया क्या? खटाखट वो निकला, आम जनता के बीच में आया क्या? तो भ्रम जाल और संविधान और लोकतंत्र की दुहाई कम से कम आज इंडिया अलायंस बिल्कुल भी ना दे। आप भ्रम जाल यदि फैला करके आप इतनी सीटें अर्जित किया है आपने, ये मत समझिए कि आपकी ये आप ये मत समझे कि आपके नैतिकता की जीत है, नीतियों की जीत है। मुद्दा विहीन कम से कम अब तो मत होइए, मुद्दा विहीन अब मत होइए, कम से कम मुद्दे की बात करिए, आम जनता की बात करिए, जनता के हितों की बात करिए। आप जहां इनकी सरकार है, आपने वहां की कितनी महंगाई आप देखिए बढ़ा दी। कर्नाटका में आप चले जाएं, पेट्रोल डीजल पानी सब कुछ पे आपने टैक्स लगा दिया। उठाए जाएंगे वो तो सदन की कार्रवाई, वो तो जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो तमाम मुद्दे किदवाई साहब उठाए जाएंगे और विपक्ष मजबूती के साथ इस बार मुद्दे उठाएगा, क्योंकि गणित और नंबर भी उनके पास ज्यादा है। तो जाहिर है कि विपक्ष अपनी एक सकारात्मक भूमिका में नजर आएगा। लेकिन कल होना है चुनाव, उससे पहले एक सहमति तो नहीं बन पाई। दोनों की तरफ से एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया गया है। इधर ओम बिरला है, इधर के सुरेश है, और कल इसको लेकर वोटिंग होगी।